ओके, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 9 जुलाई के सभी करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सारे फैक्ट, सारे क्वेश्चन आराम से नोट कीजिएगा। सारे करंट अफेयर एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो एंड तक सेशन में बने रहिए। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिए। डेली करंट अफेयर की पीडीएफ, मॉक टेस्ट आपको सब एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। जिस भी डे की आपको पीडीएफ चाहिए, मॉक टेस्ट लगाना है डेली करंट अफेयर के, सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, तो वहां से आप कलेक्ट कीजिएगा। तब तक हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। शुरू करते हैं आज का हमारा डेली करंट अफेयर। ज्येष्ठ वर्ण महाविहार बौद्ध मठ को यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड 2025 प्रदान किया गया। यह बौद्ध मठ किस देश में स्थित है? तो यहां पर बात की जा रही है ज्येष्ठ वर्ण महाविहार, एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, बहुत ही फेमस है ये देखने को मिलती है नेपाल में। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यूनेस्को के द्वारा इसे यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। देखिए, हुआ क्या था कि 2025 में एक अर्थक्वेक आया था। अर्थक्वेक के बाद इसके कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन के लिए नेपाल ने काफी अच्छा काम किया। इसकी जो प्राचीन संस्कृति और इसका जो कल्चर है उसको बनाए रखते हुए इसका रिस्टोरेशन का काम पूरा किया गया था। तो अब यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड 2025 दिया गया ज्येष्ठ वर्ण महाविहार को। बौद्ध मठ है नेपाल के ललितपुर, जो कि पाटन क्षेत्र में, वहां पर यह 17वीं शताब्दी में 17th सेंचुरी में बनाया गया था। आपको पता है इसके कंजर्वेशन के लिए, रिस्टोरेशन के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने आर्थिक सहायता दी थी 13.78 करोड़ रुपीस की, और उसके बाद इसका कंजर्वेशन किया गया, रिस्टोरेशन किया गया, और अब इसे एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड दिया गया यूनेस्को के द्वारा। नाम क्या है? ज्येष्ठ वर्ण महाविहार। 17th सेंचुरी में इसे बनाया गया था। एक बहुत ही प्राचीन बौद्ध मठ है। इसे नेपाल में गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल की एक नेवार बुद्धिस्ट कल्चर का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में देखा जाता है इस महाविहार को। ठीक है, यहां पर यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड की बात कर लें। क्या होता है कि यूनेस्को काफी सारे रीजन, अलग अलग रीजन से यूनेस्को अवार्ड देता है किसी ऐसी फेमस ऐतिहासिक प्लेस को जिसे कंजर्वेशन जिसका बहुत अच्छा किया गया हो, मतलब जिसकी प्राचीन संस्कृति को, प्राचीन पहचान को बनाए रखते हुए उसका कंजर्वेशन किया गया हो। तो इसे किसी भी, बोल सकते हैं कि ऐतिहासिक प्लेस को यूनेस्को के द्वारा अलग अलग रीजन में अवार्ड दिया जाता है। अब यहां पर ये एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड है एशिया पैसिफिक रीजन के लिए। तो ये दिया गया ज्येष्ठ वर्ण महाविहार को, यूनेस्को ये अवार्ड देता है, और महाविहार को यह अवार्ड एशिया पैसिफिक रीजन में दिया गया। कहां पर स्थित है? तो यह देखने को मिलेगा नेपाल में। ट्राइब एक्स डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? ट्राइब एक्स ये एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने। जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है ट्राइब एक्स डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, देखिए इसका उद्देश्य अगर हम देखें तो आपको समझना चाहिए कि जो मिनिस्ट्री है वो किसके उत्थान के लिए काम कर रही है। तो जब उसका नाम ही है ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, तो जनजाति संचालन, कार्य संचालन के लिए, जनजातियों के संरक्षण के लिए यह मिनिस्ट्री नॉर्मली काम करती है। तो अभी क्या हुआ है कि यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर ये है ज्वाल ओराम। इनको याद रखिएगा, ये पूछे जा सकते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर वर्तमान में कौन है? ज्वाल ओराम। इन्होंने ओडिशा के भुवनेश्वर में ट्राइब एक्स नाम की एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। उद्देश्य यह है कि भारत की जो ट्राइबल आर्ट है, जो लैंग्वेज है, जो कल्चर है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है जनजातियों का या जनजाति आदिवासी समुदाय में, उसे संरक्षित किया जा सके। देखिए, आदिवासी समुदाय या जनजाति समुदाय बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में जानता है जो कि नॉर्मल लोगों को नहीं पता। तो अब क्या, आने वाली पीढ़ी जब मॉडर्नाइज होते जा रही है, तो ये जो पुरानी कलाएं है ना, चाहे वो कला हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, कल्चर हो, ये नॉलेज हो, ये धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। तो इसको संरक्षित किया जाना जरूरी है।
आगे आने वाले समय के लिए। इसीलिए ट्राइब एक्स डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी व्यक्ति ट्राइब कम्युनिटी के आर्ट उसके बारे में सीख सकता है, उनके कल्चर के बारे में सीख सकता है, लैंग्वेज के बारे में सीख सकता है, और जो भी ट्राइबल कम्युनिटी बनाती है या जिसकी भी उनको जानकारी है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, उन सब के बारे में इस पर्टिकुलर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से सीखा जा सकता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा। यहां पर डिप्लोमा कोर्सेज भी चलाए जा रहे हैं। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है तो यहां पर डिप्लोमा फ्री सर्टिफिकेट कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज भी उपलब्ध हैं इस प्लेटफॉर्म पर जनजातियों से रिलेटेड। 20 फ्री सर्टिफिकेट कोर्सेज यहां पर दिए जा रहे हैं और भविष्य में 100 से ज्यादा कोर्सेज को ऐड किया जाएगा। 10,000 से ज्यादा डिजिटल रिसोर्सेज को इस प्लेटफॉर्म पर जोड़ने की योजना है। अब जरूरत क्यों पड़ी इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की? तो भाई इंडिया में 700 से ज्यादा ट्राइब्स पाई जाती है, जनजातियां पाई जाती है, सबका अलग कल्चर है, अलग लैंग्वेज है, अलग आर्ट है ना, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम्स, काफी सारी चीजें हैं जो कि जनजातियों में देखने को मिलती है। लेकिन अब ये धीरे धीरे खत्म हो रही है क्योंकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो मॉडर्नाइज होती जा रही है, तो पिछली पीढ़ी के जो ज्ञान या नॉलेज है वो खत्म होता जा रहा है, आगे आने वाली पीढ़ी तक वो पहुंच नहीं पा रहा है। तो इसे सेव करने के लिए, इसका कंजर्वेशन करने के लिए पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। नाम रखा गया है ट्राइब एक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर 1999 में इसकी शुरुआत की गई थी। वर्तमान में मंत्री है जुआल ओराम और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर का। इजी क्वेश्चन है, अगर आप एक बार फिर से रिवाइज करके देखना आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मिजोरम यूनिवर्सिटी के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के तहत भारत का कौन सा मान्यता प्राप्त रिपोजिटरी घोषित किया गया है? तो मिजोरम यूनिवर्सिटी जो कि मिजोरम में देखने को मिलती है, इसके नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जो कि मिजोरम यूनिवर्सिटी में, इसका जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है, इसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के तहत एक मान्यता प्राप्त रिपोजिटरी घोषित किया गया है और यह देश की मान्यता प्राप्त 21th रिपोजिटरी है, 21वीं। ठीक है, तो यह कहां पर है? मिजोरम यूनिवर्सिटी में देखने को मिलती है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। बात करेंगे कि यह होता क्या है, नेचुरल म्यूजियम जो हिस्ट्री म्यूजियम है वो एक्चुअल में है क्या। तो पहले हम बेसिक डिटेल की बात करेंगे। मिजोरम यूनिवर्सिटी आइजॉल में स्थित है, यहां पर नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है। इसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत भारत की 21वीं डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी घोषित किया गया है। 21वीं इंडिया में मान्यता प्राप्त रिपोजिटरी घोषित की गई। ओके, यह घोषणा की गई है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की सिफारिश पर। अब देखिए, ये जो संग्रहालय है जो कि मिजोरम यूनिवर्सिटी में देखने को मिलता है, 2022 में स्थापित किया गया था। मिजोरम और उत्तर पूर्वी भारत का जो इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, उसकी जैव विविधता से जुड़े हुए सारे नमूने, फॉर एग्जांपल पेड़ पौधों के सैंपल, किसी भी जीव की प्रजाति के सैंपल या नमूने, है ना, और कीटों के नमूने और किसी भी अदर प्रजाति के जो नमूने हैं उनको यहां पर दिखाया जाता है। मतलब ये सारे की सारे इस म्यूजियम में देखने को मिलते हैं। अब जब इसे डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी घोषित किया गया है तो अब इसका फायदा यह होगा कि इंडो और म्यांमार की बॉर्डर पर जो इंडो बर्मन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, उस पर जितनी भी जैव विविधता से जुड़े हुए नमूने हैं उन सभी को संरक्षित किया जा सकेगा, बायोडाइवर्सिटी पर रिसर्च की जा सकेगी और स्पीशीज डॉक्यूमेंटेशन करने में भी आसानी होगी। तो इसीलिए इसे 21वीं डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी घोषित किया गया है। कौन सा म्यूजियम है? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। कहां पर है? तो यह मिजोरम यूनिवर्सिटी आइजॉल में देखने को मिलता है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी होती क्या है। आसान भाषा में जैविक नमूनों को संरक्षित करने के लिए गवर्नमेंट का संग्रहालय होता है, गवर्नमेंट का म्यूजियम होता है, गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है क्योंकि ये डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी। ठीक है, पेड़ पौधों के नमूने, जानवरों के जो सैंपल होते हैं, नमूने होते हैं, फंगी, कीट पतंग, नई खोजी गई जो स्पीशीज होती है, उनके सारे सैंपल को यहां पर
रिजर्व किया जाता है, उनका कंजर्वेशन किया जाता है, ताकि इन फ्यूचर उस पर रिसर्च करने में, आइडेंटिफिकेशन में और प्रोटेक्शन के लिए उनका उपयोग किया जा सके। तो ये होती है डेसिग्नेटेड रिपोजिटरी। 21वीं बनी है मिजोरम यूनिवर्सिटी की म्यूजियम को 21वां डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी घोषित किया गया। अब मिजोरम की म्यूजियम को ही क्यों चुना गया? तो भाई जैसा मैंने आपको बताया, इंडो बर्मा बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट के क्षेत्र में स्थित है, तो वहां की जो बायोडायवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने में यहां से आसानी होगी। किसकी सिफारिश पर यह घोषणा की गई है? नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी। ये जो संस्था है भारत में जैव विविधता के संरक्षण के लिए काम करती है, ठीक है, उस पर रिसर्च के लिए और उसके लिए कार्य करने वाली एक वैधानिक निकाय है, स्टेचुरी बॉडी है। 2003 में ये बनी थी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत, और इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है तमिलनाडु के चेन्नई में। आगे, आईआईएम बेंगलुरु ने अपना पहला विदेशी परिसर किस देश में स्थापित करने की घोषणा की है? या तो आईआईएम बेंगलुरु अपना पहला विदेशी परिसर, जिसे कहा जाता है ओवरसीज कैंपस, ये कहां पर स्थापित करने वाला है? तो आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु, ये अपना पहला ओवरसीज कैंपस स्थापित करने वाला है इंडोनेशिया में। अभी भारत के पीएम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की यात्रा पर थे और यहीं पर घोषणा की गई है कि आईआईएम बेंगलुरु अपना पहला ओवरसीज कैंपस इंडोनेशिया के सिंगासारी स्पेशल इकोनॉमी जोन, जो कि मलांग में स्थित है, ईस्ट जावा में, यहां पर स्थापित करेगा। कैंपस को 2 फेज में डेवलप किया जाएगा। पहले फेज में एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे और फिर सेकेंड फेज में मैनेजमेंट डिग्री प्रोग्राम्स का संचालन किया जाएगा। तो आईआईएम बेंगलुरु का ये इंडिया के बाहर पहला ओवरसीज कैंपस होगा, इंडोनेशिया में स्थापित किया जाने वाला है। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के लिए ये ओवरसीज कैंपस है आईआईएम बेंगलुरु का। कहां स्थापित हो रहा है? इंडोनेशिया में। आईआईएम बेंगलुरु 1973 में इसकी स्थापना हुई थी, कर्नाटका के बेंगलुरु में है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ये कार्य करता है। और इंडोनेशिया जो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, इसकी कैपिटल है जकार्ता। प्रबोवो सुबियांतो ये प्रेसिडेंट के पद पर हैं इंडोनेशिया के, है ना। विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया, जो कि एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बार फिर से बता देता हूं, आप सभी के लिए क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मानसून सेल कंटिन्यू है। 12 जुलाई तक ये आपके लिए कंटिन्यू रहेगी, जहां पर सभी कोर्सेस आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस में देखने को मिल जाएंगे। ओके, इसके अलावा आप कंप्लीट जीएस फाउंडेशन कोर्स को यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया की सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो सेंट्रल हो या फिर स्टेट की एग्जाम्स हो, वहां पर आप कंप्लीट जीएस फाउंडेशन के कोर्स को ज्वाइन कीजिए। जीएस के आपके सभी सब्जेक्ट यहां पर कवर हो जाएंगे काफी अफोर्डेबल प्राइस में। अभी ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट दे दूंगा, वहां से आप इसे इजीली अवेल कर सकते हैं। आपको यहां पर रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी, बाइलिंगुअल क्लास नोट्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ टॉपिक वाइज टेस्ट भी आप यहां पर जीएस के लगा पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट जरूर कीजिएगा। काफी सारी फ्री पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको वहां पर मिल जाते हैं, तो उन्हें भी ज्वाइन कीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका डाउट आ रहा है, तो हेल्पलाइन नंबर आपके लिए रहता है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पावर ग्रिड ने रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए 80 बिलियन जापानी येन के ग्रीन लोन किस संस्था से प्राप्त किया है? तो पावर ग्रिड भारत की कंपनी है, इसने रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए 80 बिलियन जापानी येन, है ना, ग्रीन लोन प्राप्त किया है जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन से। तो जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन यह भारत की पावर ग्रिड को एक ग्रीन लोन देने वाला है, जिसकी कॉस्ट है 80 बिलियन जापानी येन। अगर हम 80 बिलियन जापानी येन की बात करें तो इंडियन रुपीज में यह लगभग 4700 करोड़ की राशि होती है, और यह मिला है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ग्रीन लोन। अब यहां पर आता है कि सर ये ग्रीन लोन क्या होता है ना, हरा ऋण या ग्रीन लोन। अगर इसकी बात करते हैं ना, तो देखिए इस पे जो पैसा मिलेगा किसको,
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। जो भी पैसा ग्रीन लोन के तहत इस कंपनी को मिला है, ये सारा पैसा एनवायरमेंट फ्रेंडली या सस्टेनेबल प्रोजेक्ट के लिए ही यूज किया जा सकता है। मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट के लिए, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी के लिए कोई प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, ग्रीन पावर ट्रांसमिशन, कार्बन एमिशन को कम करने के लिए कोई प्रोजेक्ट है, तो उस पर ही ये ऋण का पैसा लगाया जाएगा। इसे कहा जाता है ग्रीन लोन। ओके, तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन 80 बिलियन जापानी येन का ग्रीन लोन देने वाली है। ओके, तो ये अलग अलग परियोजनाओं में यूज किया जाएगा। ग्रीन जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें यूज किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? भारत 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के लक्ष्य को पूरा कर पाए, तो इसीलिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को यह लोन मिलेगा जापान के द्वारा या जापान की एक पर्टिकुलर बैंक के द्वारा। पावर ग्रिड भारत की एक प्रमुख गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है ना, जो कि बिजली के ट्रांसमिशन नेटवर्क के विकास, उसके संचालन के लिए काम करती है। 1989 में पावर ग्रिड की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में देखने को मिलता है। अंडर 15 और अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? तो ये अंडर 15 जिसमें 15 साल से कम उम्र के जो रेसलर होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और अंडर 20 मतलब 20 साल से नीचे के। तो अंडर 15 और अंडर 20 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का हाल ही में आयोजन किया गया। इसमें टोटल इंडिया ने ऑल ओवर 41 मेडल अपने नाम किए, 41 मेडल इंडिया ने जीते हैं। आयोजन कहां हुआ? तो दोनों ही चैंपियनशिप का आयोजन किया गया थाईलैंड के पटाया में। थाईलैंड के पटाया में अंडर 15 अंडर 20 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप आयोजित की गई। इंडिया ने टोटल 41 मेडल जीते, 12 गोल्ड, 13 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, अंडर 15 में 21 मेडल हमारे पास आए और अंडर 20 में 20 मेडल हमारे पास आए। तो 21 और 20 कितने हो गए? 41। यहां पर पर्टिकुलर ऑल ओवर रैंक नहीं दी जाती है। यहां पर क्या होता है कि रेसलिंग के 3 इवेंट होते हैं और उसके आधार पर रैंक दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक है फ्री स्टाइल, एक है ग्रीको रोमन। पहले इन दोनों को समझ लेते हैं। फ्री स्टाइल जो होता है इवेंट, उसमें क्या होता है कि शरीर का पूरा उपयोग किया जाता है, मतलब अपर लोअर बॉडी सभी तरीके से रेसलिंग की जाती है। ग्रीको रोमन में क्या होता है कि कमर के नीचे पकड़ना या फिर हमला करना प्रतिबंधित होता है। ये दो हो गई। एक होती है विमेन रेसलिंग, जिसमें क्या होता है महिलाओं के लिए फ्री स्टाइल नियमों के अनुसार रेसलिंग होती है। तो ये 3 कैटेगरी है। अब पहले अंडर 15 में ये 3 कैटेगरी में हमको कौन कौन सी रैंक मिली? तो पहली मेंस फ्री स्टाइल, इसमें इंडिया की रैंक फर्स्ट रही। ये ना अंक के, एक प्रकार से मेडल नहीं है, अंक के, तो अंक के हिसाब से रैंक किया जाता है। तो फ्री स्टाइल अंडर 15 में हम पहले नंबर पर रहे। ग्रीको रोमन में अंडर 15 में उज्बेकिस्तान पहले पर रहा, हम यहां पर 3rd प्लेस पर थे। ठीक है, फिर विमेन रेसलिंग में जापान पहले पर था और यहां पर 2nd पर थी इंडियन टीम विमेन्स रेसलिंग में अंडर 15। अब सेम अंडर 20 की बात करते हैं। तो मेंस फ्री स्टाइल में अंडर 20 में पहले नंबर पर कजाकिस्तान, इंडिया की रैंक थी यहां पर 3rd। फिर ग्रीको रोमन अंडर 20 में ईरान पहले पर, यहां पर हमारी रैंक थी 5th। और फिर आता है विमेन्स रेसलिंग अंडर 20 में, यहां पर चाइना पहले पर था और इंडिया 2nd रैंक पर था। पॉज करके इनको एक बार पढ़ लेना है ना, वैसे तो पूछे जाने की संभावना कम है लेकिन पढ़ जरूर लेना एक बार। ठीक है, चलो आगे आते हैं। एआई गवर्नेंस पर पहला यूनाइटेड नेशन ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई कहां आयोजित किया गया? तो एआई गवर्नेंस पर यूनाइटेड नेशन के द्वारा यूनाइटेड नेशन ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई का आयोजन किया गया स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। यूनाइटेड नेशन इसका आयोजन करवाता है। उद्देश्य क्या है? एआई का सुरक्षित, सेफली यूज किया जा सके, रिस्पॉन्सिबल और ट्रांसपेरेंट उपयोग के लिए एक ग्लोबल एआई गवर्नेंस नेटवर्क को या फ्रेमवर्क को तैयार किया जा सके। सभी देशों के बीच में ऐसे एक फ्रेमवर्क पर या ऐसी एक पॉलिसी पर सहमति बने। इस उद्देश्य से स्विट्जरलैंड के जिनेवा में पहला यूनाइटेड नेशन ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई को आयोजित किया गया। यह पहला ही एडिशन है। दुनिया भर के देशों के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस पर यहां पर चर्चा की गई। अलग अलग देशों के डेलीगेट्स यहां पर आए थे।
जो पॉलिसी मेकर होते हैं वो यहाँ पर आए थे, गवर्नमेंट के जो हेड होते हैं उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने इसका आयोजन करवाया। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा पहली बार ही यूनाइटेड नेशन ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई का आयोजन किया गया। कहां पर? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। तो डेटा प्रोटेक्शन, एआई सेफ्टी, इथिकल एआई को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, ग्लोबल कॉपरेशन को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई। तो ऑल ओवर एआई गवर्नेंस पर यह पहला एडिशन या पहला सम्मेलन था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। हाल ही में यूएस एफडीए ने दुनिया की पहली प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजी आधारित दवा वेपडेगेस्ट्रेट को किस बीमारी के इलाज के लिए मंजूरी दी है? तो यूएस एफडीए ने दुनिया की पहली प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित दवा वेपडेगेस्ट्रेट को ऑफिशियली मंजूरी प्रदान की है। और ये जो दवा आप देख रहे हो ना, वेपडेगेस्ट्रेट, ये दवा स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के लिए डेवलप की गई है। स्तन के कैंसर के लिए इसे डेवलप किया गया है, जो कि सबसे ज्यादा महिलाओं में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम एफडीए की बात करते हैं यहां पर, तो इसे कहा जाता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूएस में। तो यूएस एफडीए ने वेपडेगेस्ट्रेट नाम की एक मेडिसिन को मंजूरी प्रदान की है। दुनिया की पहली प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित दवा है। अब प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो यहां पर क्या होता है, इस टेक्नोलॉजी में बीमारी पैदा करने वाले जो प्रोटीन होते हैं ना, उनको ब्लॉक नहीं किया जाता, बल्कि उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाता है, जिससे कैंसर ट्रीटमेंट को और ज्यादा अच्छी तरीके से किया जा सके और सक्सेसफुली हम सक्सेस हो कैंसर को खत्म करने में। तो प्रोटीन को ब्लॉक ना करके पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाता है, यह है प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजी। तो प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित यह दवा है दुनिया की पहली, जो कि स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के लिए डेवलप की गई है, और इसका नाम है वेपडेगेस्ट्रेट, ब्रेस्ट कैंसर के लिए लाई गई है। ठीक है, तो वेपडेगेस्ट्रेट दुनिया की पहली प्रोटेक्ट बेस्ड ओरल ड्रग है। यहां पर एक और चीज कि ये ओरल ड्रग है, मतलब इसे इंजेक्शन या इसके माध्यम से नहीं दिया जाता है, ओरली दिया जाता है, जिसे एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए विकसित किया गया है। अब उन मरीजों के लिए काम आएगा जिनमें ER पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिल रहा है, या फिर ER जिन म्यूटेशन जिनमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे जो कैंसर पेशेंट है ब्रेस्ट कैंसर के, उनके इलाज के लिए इसे डेवलप किया गया है अमेरिकी कंपनी के द्वारा। यहां पर प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजी भी आपको समझ में आ गई कि ये क्या है। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस एफडीए अमेरिका की एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। दवाओं पर, वैक्सीन या फिर खाद्य पदार्थ होते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, उन सभी की सुरक्षा और क्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिए यूएसए में यह संस्था कार्य करती है। यूएसए के मैरीलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। यहां पर कुछ कैजुअल फैक्ट में आपको यह पता होना चाहिए कि अक्टूबर को वर्ल्ड में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। किस मंथ को? अक्टूबर को। और वर्ल्ड कैंसर डे की कभी बात की जाए तो यह 4 फरवरी को मनाया जाता है। ऑल ओवर कैंसर है ये वर्ल्ड कैंसर डे, कैंसर के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। मिशन मिलियन ऑक ट्री बाय 2047 किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो एक कैंपेन है, इसको ऐसा समझना कि एक कैंपेन है, एक मिशन है। मिशन मिलियन ऑक ट्री बाय 2047, इसे शुरू करने का श्रेय दिया जाता है सिक्किम गवर्नमेंट को। पहाड़ी क्षेत्रों में जो ओक वृक्ष पाया जाता है ना, उसको बढ़ावा देना, उसको संरक्षित करने के उद्देश्य से सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग, सिक्किम के सीएम, इन्होंने मिशन मिलियन ऑक ट्री बाय 2047 को लॉन्च किया है। अभियान का उद्देश्य है कि हिमालयी ओक वनों का संरक्षण किया जा सके, उनका पुनर्स्थापन कर वाटर सिक्योरिटी, बायोडायवर्सिटी और क्लाइमेट रेसिलिएंट को बढ़ावा दिया जा सके। तो ऑल ओवर ओक ट्री के कंजर्वेशन के लिए इस पर्टिकुलर कैंपेन या मिशन को लॉन्च किया गया है सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा। इसी के दौरान एक कनेक्ट टू फॉरेस्ट टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1926 भी शुरू किया गया है ताकि ओक ट्री का कंजर्वेशन किया जा सके। जापानी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी की सहायता से सिक्किम फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का भी इनॉग्रेशन किया गया, जहां पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी।
तो मिशन मिलियन ओक ट्री बाय 2047 सिक्किम गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। हिमालयन ओक वनों का संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम इसको लेकर आई है। 2047 तक 10 लाख ओक ट्री लगाना राज्य में इस मिशन का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर थर्ड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कहां आयोजित किया गया? तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर थर्ड ग्लोबल कन्वेंशन या थर्ड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ओके, तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर पर्टिकुलर ये कॉन्फ्रेंस थी, तीसरा एडिशन था इस कॉन्फ्रेंस का। भारत का सबसे बड़ा प्लास्टिक रिसाइकलिंग और सस्टेनेबिलिटी सम्मेलन इसे माना जाता है। इंडिया में आयोजित किया जाता है, इस बार ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। सम्मेलन का उद्देश्य प्लास्टिक वेस्ट को कम करना, जो प्लास्टिक है उसे रिसाइकलिंग को, प्लास्टिक के रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना, सर्कुलर इकोनॉमी के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल विकास को बढ़ावा देना। सर्कुलर इकोनॉमी की जब बात करते हैं ना, तो किसी चीज का जो वेस्ट है ना उसको रिसाइकल करके फिर से यूज करना, इसे कहा जाता है सर्कुलर इकोनॉमी। तो अब ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित की गई प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर थर्ड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस। दो संस्थाएं हैं इंडिया की, ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। इन दोनों ने मिलकर इस सम्मेलन का आयोजन करवाया है। वर्ल्ड के अलग अलग देशों के पॉलिसी मेकर है ना, जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर हैं, रिसाइकलिंग कंपनीज हैं, मशीनरी मैन्युफैक्चरर जो भी हैं, मैनेजमेंट एजेंसीज हैं, उन सभी ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था। अलग अलग देशों के डेलीगेट्स और एनजीओ ने भी यहां पर पार्टिसिपेट किया है। तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर थर्ड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस आयोजन कहां पर? नई दिल्ली। 2026 में यह थर्ड एडिशन था। पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 2024 में। 2024 में से नॉर्मली हर साल ये इंडिया में आयोजित किया जा रहा है। तो 9 जुलाई के करंट अफेयर यहां पर हमारे क्लियर हो जाते हैं। कल के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान था? 125 पढ़ा था हमने कल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदि पूर्णा से सम्मानित किया गया? तो यह इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के नए डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त किए गए? आलोक कुमार मित्तल। सिक्किम की पर्वतारोही तेरिंग चौडेन ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी चोटी को फतह किया है? माउंट एल्ब्रुश। भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी कौन? तो ये कौन है? वैभव सूर्यवंशी। हाल ही में किस देश में लगभग 2000 साल पुरानी ब्राह्मी लिपि की भारतीय सोने की अंगूठियां खोजी गई है? तो ये खोजी गई है थाईलैंड में। भारतीय नौसेना 11 जुलाई 2026 को विशाखापट्टनम में अपने किस छठे प्रोजेक्ट 17A स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट्स को कमीशन करने वाली है? तो यह है महेंद्रगिरी। भारत और इजराइल के बीच में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश समझौता कब से लागू हुआ? 4 जुलाई 2026 से। भारत के पहले एयर फील्ड रबर डैम का निर्माण किया जाएगा गुजरात राज्य में। और भारत के प्रसिद्ध समाज सेवी गिरीश भारद्वाज का निधन हो गया। इन्हें पद्मश्री दिया जा चुका है समाज सेवा में इनके योगदान के लिए 2017 में। तो ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के रिवाइज हो गए हमारे। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। क्वेश्चन था किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी 1916 में। भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के की शुरुआत की गई 1969 में। ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे देखिए, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किन राजवंशों के बीच लड़ा गया था? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा। यदि दो पिंडों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? और कौन सा प्रिंटर कागज और प्रिंटिंग मैकेनिज्म के तंत्र के बीच बिना किसी भौतिक संपर्क के अक्षर और चित्र छापता है? थोड़े से बड़े क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एसएससी काफी पूछता है। तो इन तीनों को नोट कीजिए, पॉज करके पढ़ लो, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।